हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। अभी हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। 4th लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है हमारे लिए, उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसे एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल एनालिसिस अगर हम इसको कहेंगे तो दैट विल बी अ बेटर वर्ड। तो हम इसे डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है आज की हमारी क्लास का, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेनली डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस को ही फोकस करने वाले हैं। एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो आप लोग इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो अब हम लोग हमारा लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देती हूं। अभी आईपीए इंस्टीट्यूट पे 3 बैचेस चल रहे हैं। द फर्स्ट बैच इज सक्षम बैच, दैट इज टारगेटिंग द जेई 2027। मतलब अभी जो क्लास 11th में बच्चे हैं उनके लिए सक्षम बैच है। अभी जो क्लास 12 स्टूडेंट्स है, द्रोणा बैच इज फॉर देम। देन अटल बैच इज फॉर दी ड्रॉपर स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th का एग्जाम दे दिया लेकिन अभी वो एक साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके 2026 का जेई देना चाहते हैं, उनके लिए अटल बैच है। द की फीचर्स ऑफ द कोर्सेज क्या है? सबसे पहला डीआरटी, डेली रिविजन टेस्ट। देन डेली आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। देन देयर विल बी द रिजल्ट ऑफ डीआरटी ऑन द पेरेंट ऐप, तो एक्सेस टू द पेरेंट ऐप विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। देन वीकली डाउट रेजोल्यूशंस रहेंगे, 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम भी आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आप लोगों को इन कोर्सेज के साथ मिलने वाली है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। हमारा आज का लेक्चर दैट इज द डायमेंशनल एनालिसिस या फिर जो भी डायमेंशंस है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात आती है 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब 7 डायमेंशन से हमारा क्या मतलब है? देखो, जब मैं तुम्हें सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि जब भी हम यूनिट्स का कोई सिस्टम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को रखते हैं, ठीक है? और उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से फिर हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आती है। हमने 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। वन वाज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसे हम लोग इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। तो जब फंडामेंटल और इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ये अपने आप में कंप्लीट होती है, ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। वहीं एक दूसरी हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी टाइप में, दैट वाज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होती, उनको अपने एग्जिस्टेंस के लिए या फिर अपने आप को कंप्लीट करने के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हैं। अब जब भी हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना रहे थे तो सबसे पहले सीजीएस सिस्टम बना, तो उसमें हमने लेंथ, मास और टाइम, इसको बेस फिजिकल क्वांटिटीज लेके चले। जो हमारा एफपीएस सिस्टम था उसमें भी लेंथ, मास और टाइम ही हमारे पास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। इवन एमकेएस सिस्टम में भी लेंथ, मास और टाइम ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। लेकिन जैसे ही हमने एसआई सिस्टम की तरफ स्विच किया तो एसआई सिस्टम में क्या हुआ कि जो पहले ये तीनों सिस्टम्स है उन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम बनाया गया। तो एसआई सिस्टम में 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ना होके देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के क्या क्या नाम है यहाँ पे? सबसे पहले हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था। सेकंड वन इज मास,
then third is time, fourth we have the temperature, the fifth one is electric current, the sixth one is luminous intensity, and the seventh we have the amount of substance. तो ये हमारे पास में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एसआई सिस्टम. तो जब हम इनके सिंबल्स की बात करें तो सिंबल क्या होगा? लेंथ का सिंबल है मीटर, मास का है केजी, देन टाइम का है सेकेंड, टेम्परेचर का है केल्विन के, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सीडी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो सिंबल है दैट इज मोल. ठीक है. जब हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस के जो ये 7 डायमेंशंस है वो कौन है? यही 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर दी 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड. इन्हीं को हम बोलते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड. अब इनको लिखा कैसे जाएगा? मतलब अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है? हाउ डू वी डू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायमेंशंस? तो लेंथ को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेंथ अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं. मास का होता है रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एम के साथ, टाइम का रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल टी, टेम्परेचर का है कैपिटल के, करंट का है कैपिटल ए, और जो हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी है दैट इज सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम MOL. बस हमने जो भी यहाँ पे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ले रखी है उनको क्या किया है? उनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया. तो ब्रैकेट के अंदर लिखते ही ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड. अब हम इन 7 डायमेंशंस में बात करेंगे जो भी हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है. अब उनको हम इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखेंगे. दैट विल बी नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूला. अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से एरिया. एरिया हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया, या फिर एल स्क्वायर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेंथ का स्क्वायर दैट इज द एरिया. अगर मैं वॉल्यूम लेती हूं तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही लेंथ ही है तो हम इसको L क्यूब लिख सकते हैं. तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. हमें क्या लिखना है? इसके डायमेंशंस लिखने. अब डायमेंशन का मतलब क्या होता है? अगर हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर में लिखते हैं तो उसे बोला जाता है डायमेंशन. अभी मैं बोल रही हूं लेकिन जब हम लिखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आखिर इसका मतलब क्या है जो अभी मैंने सेंटेंस बोला. जैसे एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर मैं इसको लिखूं तो क्या दिस कैन बी रिटन लाइक दिस? एल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, एल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एरिया क्या है? लेंथ इनटू लेंथ. एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. डिराइव्ड किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डिराइव होगी. तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ भी एल ही है, ब्रेथ भी एल है, तो हमने एल इंटू एल, एल स्क्वायर लिख दिया. अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या हम इसे एल क्यूब लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे जो हमने ये स्क्वायर लिखा ना 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया. यहाँ पे जो हमने ये क्यूब लिखा है 3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम. तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे. तो जो भी डायमेंशन हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इनमें यूज होते हैं वो ये 3 यूज होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखोगे वो आप MLT की फॉर्म में लिखोगे.
भैया जैसे जैसे तुम क्लास में आगे जाते जाओगे वहां पे करंट भी कई जगहों पे ऐड होगा, कई जगहों पे टेम्परेचर भी ऐड होगा, बट मोस्टली जो भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, वो मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखे जाएंगे। अब देखो जब हम एरिया का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो अब एरिया में मास तो कहीं पे है नहीं, तो मास की पावर तो 0 हो जाएगी, और जो लेंथ है उसकी पावर 2 है, और जो टाइम है वो भी 0 है। तो इन शॉर्ट इसका जो डायमेंशंस है वो क्या हो गए, 0 2 0। सो अगर बहुत ही ज्यादा हम अच्छे से इसको लिखना चाहें तो दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम अगेन मास तो 0 है, लेंथ में 3 की पावर है, टाइम इज अगेन 0, तो द डायमेंशंस विल बी 0 3 0। तो जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी पावर जो होती है दैट इज नोन एज द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, उसी को हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है और डायमेंशनल इक्वेशंस लिखनी है। तो अभी हम एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला को डिफाइन कर लेते हैं और फिर उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द representation of a derived physical quantity in terms of the power of fundamental physical quantities, in terms of power of फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो कोई भी हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसे मास, लेंथ और टाइम, ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इनकी टर्म्स में लिखना चाहेंगे, इनके पावर की टर्म्स में लिखना चाहेंगे। कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो कि एग्जैक्टली कैसे लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था दैट वाज ऑफ एरिया। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अगर मैं इसे मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मास यहाँ पे पावर 0 आ जाएगी, लेंथ की पावर 2 और टाइम की पावर आ गई 0। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हमने वॉल्यूम लिखा था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। जब ये फॉर्मूला है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m0 L³ T0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद में हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को कैसे लिखा जाएगा, m, और वॉल्यूम हमारे पास में क्या है, वॉल्यूम इज L³, तो हम इसे L³ लिख देते हैं। अगर आगे इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर तो 1 है, L ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और टाइम यहाँ पे 0 है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ गया, दैट इज 1 - 3 0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर दीज आर द डायमेंशंस फॉर द डेंसिटी। बस इसी तरीके से MLT की फॉर्म में हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है हम उनको लिखने का ट्राई करेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो सिर्फ MLT की फॉर्म में नहीं लिखी जाएंगी, उनमें बहुत सारी जगहों पे करंट का यूज हो सकता है, टेम्परेचर का यूज हो सकता है, बट मोस्टली जो भी हमारे फॉर्मूले होंगे वो मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट आई एम राइटिंग द फिजिकल क्वांटिटीज, आफ्टर दैट आई विल बी राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला।
तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्ट्रेन, प्रेशर। ठीक है, तो अभी हम इतनी फिजिकल क्वांटिटीज को लेते हैं और इन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का ट्राई करते हैं। 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो अब हम इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हमें इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आखिर इनका फॉर्मूला क्या है। तो देखो, डिस्टेंस जो है वो क्या होती है, वो लेंथ होती है। तो लेंथ है, इसका मतलब इसमें मास तो 0 हो गया, लेंथ 1 है और टाइम भी 0। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज अगेन मास 0 है और ये लेंथ ही है, तो लेंथ की पावर 1 एंड टाइम की पावर अगेन 0। तो दिस इज m0 l1 t0। देन देयर कम्स स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। तो अब फॉर्मूला ये है, तो हम स्पीड को कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस हमारे पास क्या आया, डिस्टेंस हमारे पास आया l1, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आया l1। तो हम स्पीड को लिखेंगे, स्पीड को यहां लिख सकते हैं l डिवाइड बाय t। टाइम का फॉर्मूला होता है t। तो दिस इज हाउ इट कैन बी, l तो ऊपर ही है तो l की पावर तो 1 ही रहेगी, t नीचे से ऊपर जाएगा तो दिस विल बिकम t -1। तो हम इसे लिख सकते हैं l t -1। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर स्पीड। नाउ लेट्स कम टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट l है, टाइम t है। तो अगेन अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम, एक सेकेंड, l t -1। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास में आ गया l t -1। अगर मैं m को नहीं लिख रही हूं, इसका मतलब m की पावर क्या है, m की पावर यहाँ पे 0 है। वैसे तो डायमेंशनल फॉर्मूला m, l और t तीनों की फॉर्म में ही लिखा जाता है, बट अगर m की पावर 0 है तो किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो हम उसे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, m की पावर 0, इसलिए हमने इसको l t -1 लिख दिया। अब हम आ जाते हैं एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी हमने निकाली l t -1 और टाइम है t, तो ये t ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके ये क्या बना देगा, l t -1 इंटू -1। देन दिस विल बिकम m0 l t -2। अगर हम इसे और मॉडिफाइड लिखें तो एक्सलरेशन हो गया l t -2। So this is how we will find out the dimensional formula for acceleration. After acceleration we have the force. Force का फॉर्मूला होता है F is equal to ma। तो यहाँ पे हम m को लिख लेते हैं, m is simply we will be writing like this। और acceleration अभी अभी हमें मिला है l t -2, तो दोनों को अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो this will be m l t -2। जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि फोर्स से डिराइव होके और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं। तो इसलिए फोर्स को याद रख लेना ताकि इजी हो जाए हमें डायमेंशंस निकालना। अब हमारे पास में नेक्स्ट टर्म आई है वर्क। क्लास 9th में हमने वर्क पढ़ा था। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी अभी हमने निकाला m l t -2 और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू l। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो दिस विल बिकम m l2 t -2। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, m l2 t -2। अब हम आ जाते हैं एनर्जी। एनर्जी हमारा जो फॉर्मूला है,
अब देखो एनर्जी बहुत सारी तरीके की होती है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज। तो अब एनर्जीज कौन कौन सी हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक एनर्जी का फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू mc²। फिर हम एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। देन वी नो द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू mgh। लेकिन है तो तीनों एनर्जी, तो इसका मतलब डायमेंशंस तो सेम आने चाहिए तीनों के। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि क्या एनर्जी के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करेंगे तो हमें सेम डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है या नहीं मिलता। तो वही हम यहाँ पे पता कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स फाइंड आउट द डायमेंशंस। सबसे पहले हम E इज इक्वल टू mc² को सॉल्व कर रहे हैं। तो E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे m की जगह हम कैपिटल M लिख देते हैं, डायमेंशन हो गया। जो ये C होता है, दिस C इज स्पीड ऑफ लाइट। C स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड के लिए अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दिस इज L डिवाइड बाय T और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1। तो हमारे पास में स्पीड का भी फॉर्मूला है, दैट इज LT-1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LT-1 का स्क्वायर। अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा m, और आप पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो दिस इज L² T-2। स्क्वायर को दोनों जो भी अंदर टर्म्स है उनको स्क्वायर कर लिया। अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम m L2 T-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर E इज इक्वल टू mc², m L2 T-2। अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसे काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व इट फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। तो अब देखो जब भी आप डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है ना 1/2 पाई या फिर एप्सिलॉन, ये सारे कांस्टेंट्स यहाँ पे काम नहीं करते हैं, हम इनको कंसीडर नहीं करते जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं या फिर डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी एनालिसिस करते हैं। तो हम इसको हमेशा क्या करेंगे, इनको हम इग्नोर करेंगे। जो ये 1/2 पाई इस तरह के जो भी कांस्टेंट्स हम लोगों को मिलेंगे। तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ mv²। तो 1/2 का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ये तो हम यूज ही नहीं करेंगे। m की जगह m। अब यहाँ पे वेलोसिटी आया, वेलोसिटी ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो L अपॉन T दैट विल बी LT-1। तो दिस इज LT-1 और इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम, m तो हमारा ऐसे ही रह गया और जो ये है दिस विल बिकम L² T-2। अगर इन दोनों को साथ में लिखते हैं तो साथ में लिखेंगे तो क्या हम लोगों को फिर से वही मिल गया जो हमने पहले देखा था, दैट इज m L2 T-2। एक और हमारे पास में है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी mgh, उसको भी देख लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए कि अगर हम एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला लेते हैं तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम मिलेगा, उसमें कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, वेयर m को हम कैपिटल M, डायमेंशनल फॉर्मूला g। G इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने क्लास 9th के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ये स्मॉल g होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अभी अभी हमने एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला निकाला है। एक्सीलरेशन क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज LT-1 डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी LT-2। फिर आ रहा है h, h स्टैंड्स फॉर हाइट। हाइट एक लेंथ होती है तो हम यहाँ पे सिंपली इसको L से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पे हमें मिलता है m, ये एक L ये दूसरा L, तो हम इसे L² कह देंगे। दिस इज T-2। तो अगेन हम क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला m L2 T-2 ही मिला। तो दिस इज हाउ वी विल प्रूव दैट आप चाहे से कोई सा भी एनर्जी का फॉर्मूला ले लें,
हमें एट द एंड जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो कैसा मिलेगा, दैट विल ऑलवेज बी सेम, दैट विल बी ml2t-2। तो अब हम इस डायमेंशनल फॉर्मूला को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख रहे थे हम। तो हमारे पास में एनर्जी, एनर्जी किसके बराबर, कोई सा भी फॉर्मूला ले लो, mc² ले लेते हैं, और यहां से हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, ml2t-2। अब तुम यहाँ पे एक चीज और नोट करो, हमने जब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला तो वो भी हमें ml2t-2 मिला, और जब एनर्जी का फॉर्मूला निकाला तो वो भी ml2t-2 मिला। और क्या तुमने एक चीज और नोट करी है कि वर्क की एसआई यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की एसआई यूनिट भी जूल होती है। तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे से कोरिलेटेड है, दोनों की एसआई यूनिट भी सेम होती है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। चलो अब आप बात करते हैं हम पावर की। पावर का मतलब होता है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, या फिर हम इसका एक और फॉर्मूला लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। दोनों ही फॉर्मूले से एक बार हम डिराइव करते हैं कि आखिर पावर के लिए हमारे पास में क्या आएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक फॉर्मूला तो ये है, अभी अभी हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था ml2t-2। वर्क डन कैसे निकाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। फोर्स क्या होता है, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आप ऐसे करके आराम से, वैसे तो फोर्स याद रख लोगे तो इजीली हो जाएगा, बाकी अगर कभी भूल भी जाओ तो आप इस तरीके से इनको बार बार तोड़ते 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 आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, दैट कैन बी डन। तो हम यहां से फोर्स का लिख लेते हैं mlt-2, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज L डिवाइड बाय T। तो कितना आ जाएगा ये, ml2t-2 डिवाइड बाय T। T ऊपर जाएगा तो दिस विल बिकम ml2t-3। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर पावर। अब पावर का एक और हमारे पास में डेफिनेशन है, दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो पावर इज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, ml2t-3। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो हमें पावर का फॉर्मूला चाहे कोई सा भी हम एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम बोले या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम बोले, एट द एंड हमें जो मिलेगा दैट विल बी ml2t-2। तो हम इसे लिख लेते हैं, क्या मिला हमें, पावर, पावर हमें मिल गई ml2t-2। ठीक है, अब बचता है हमारे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी पढ़ लेते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगेन तुम लोगों ने क्लास 11th में ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को पढ़ा था। हम कहते हैं फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हमें यहां से जो कैपिटल G है उसके डायमेंशंस निकालने, तो वो डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल G यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल G के लिए इस R को इधर ले जाओ तो F इंटू r² डिवाइड बाय ये m1 m2 को नीचे ले आओ तो m1 इंटू m2। ठीक है, अब इनके डायमेंशंस लिख लेते हैं। फोर्स हमने याद कर रखा है, क्या होता है, mlt-2 देन r²। r क्या है, लेंथ बिटवीन टू मासेस, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, तो r हो जाएगा हमारे पास में l² डिवाइड बाय, यहाँ पे एक मास m1 है तो इसको m लिख दो, दूसरा मास m2, इसे भी हम m लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ये ऊपर हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, ml, ये स्क्वायर है, एक l है तो ml³ t-2, ये m इंटू m स्क्वायर ऊपर लेकर जाएंगे तो दिस विल बी m-2 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये प्लस का m है, ये -2 का m है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये m-1 l³ t-2। सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब आपको कुछ भी दे दे,
यू शुड नो कि आखिर ग्रेविटेशनल फॉर्मूले को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, कैसे उसकी वैल्यू निकाली जाती है, वो हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। तो हमें क्या मिल गया, m-1 L3t-2। तो हमें फॉर्मूला मिला m-1 L3t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो स्ट्रेन आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो स्ट्रेन हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो कि चैप्टर नंबर आपका बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 है। तो सेकंड बुक में हम इसको पढ़ने वाले हैं। अभी क्योंकि जानते नहीं हो तो मैं एक बार इसको स्किप कर देती हूँ। बाकी क्योंकि स्ट्रेन में क्या होता है, लेंथ डिवाइड बाय लेंथ ही होता है, तो इसलिए लेंथ से लेंथ कट गई तो ये इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती और इसका कोई डायमेंशंस भी नहीं होते हैं। तो देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, एंड स्ट्रेन इज वन ऑफ देम। मतलब इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई फॉर्मूला दिया है और बोला कि इसका डायमेंशंस निकालो, तो जरूरी नहीं उसके डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हो। अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम तरह की वैल्यूज होंगी तो वो कट हो जाएगी एंड इट विल बी डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। देन देयर कम्स प्रेशर। अगर प्रेशर का फॉर्मूला निकालें तो देखो प्रेशर के लिए हमारे पास में जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम फोर्स को क्या लिखेंगे, फोर्स इज m-L-T-2 और एरिया बहुत स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था किसके बराबर, L²। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, m-L-T-2, L को ऊपर ले जाओ, L-2, दिस विल बिकम m-L-1T-2। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। क्या आ जाएगा, m-L-1T-2, m-L-1T-2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज को लिखेंगे। हमने काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है। सेम इसी तरीके से आप बहुत सारे फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसे फॉर्मूले भी होंगे जिनके अंदर ए और के भी इंक्लूड हो रहा होगा, कईयों में मोल भी इंक्लूड हो रहा होगा, वो भी हम बताएंगे। जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालोगे तो रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR होता है, तो R है अगर तो V अपॉन I होगा, फिर V को हम अलग फॉर्म में लिखेंगे, I को अलग। मतलब ये 12th में पढ़ोगे तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे तो फिर तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना आ जाएगा। अभी तुमने ये टर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी पढ़ रखी है क्लास 11th में 9th में, इसलिए मैंने इन टर्म्स को यहाँ पे लिया है। ऐसी कोई टर्म मैं नहीं लेना चाह रही हूँ जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ी है। तो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज से यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद, तो इनको ले लिया, इनका फॉर्मूला निकाल लिया। तो अब फॉर्मूला हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आ गया। अब हम आगे चलते हैं। चलो अब हमारे पास में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। मतलब अलग अलग तरह के वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग तरह के कांस्टेंट होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन भी है लेकिन वो क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका वॉल्यूम चेंज होता है या फिर एरिया चेंज होता है, तो इसका मतलब ये है तो वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल है ये। और क्या हम वॉल्यूम का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमने निकाला भी है, L3। एरिया L² होता है और एरिया भी चेंज होता है, इसका मतलब वेरिएबल है ये। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज किस कैटेगरी में आएंगी, दे विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल। मतलब डायमेंशन भी होंगे उनके और वो साथ में वेरी भी करेगी। देन देयर कम्स डायमेंशन लेस वेरिएबल। अभी मैंने जैसे तुम्हें बताया कि स्ट्रेन जो हमने लिख रखा था, स्ट्रेन क्या है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, लेकिन कैसा है, डायमेंशन लेस है, उसके कोई डायमेंशंस नहीं है। देन वी हैव डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है?
6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स है, तो वो कांस्टेंट हो गया। लेकिन क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस है? क्या है? अभी हमने निकाले थे डायमेंशंस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम ले लेंगे, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, या फिर और बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं, दे विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडिंग। देन देयर इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब इनमें तो बहुत आ सकते हैं, जैसे मैं पाई की बात करूं तो पाई कैसा है? कांस्टेंट है 3.14, और पाई के एज सच कोई डायमेंशंस भी नहीं होते हैं। तो देयर आर कैटेगरीज जिनमें डायमेंशंस भी नहीं है और कांस्टेंट है। कई ऐसे होंगे जिनमें डायमेंशंस है लेकिन वो कांस्टेंट है। कुछ ऐसे होंगे डायमेंशंस नहीं है लेकिन वेरिएबल है। कुछ ऐसे होंगे जिनका डायमेंशन भी है और वो वेरी भी कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स है जिनके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। आफ्टर दिस वी हैव द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखो एप्लीकेशंस में हमारे पास में जो सबसे पहला एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो ये है कन्वर्जन ऑफ one system of unit into another system of units। मतलब हमारे पास में किसी एक सिस्टम में कोई यूनिट दे रखी है और हमें उसे कन्वर्ट करना है किसी दूसरे सिस्टम में। जैसे मैंने कहा मुझे किलोमीटर दे रखा है और मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, या मुझे सेंटीमीटर, जो कि सीजीएस सिस्टम है, तो सेंटीमीटर दे रखा है और उसको एमकेएस में कन्वर्ट करना है जहां पे मीटर होता है। या फिर मुझे ग्राम दे रखा है, दैट इज सीजीएस सिस्टम, और मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, दैट इज एसआई सिस्टम। तो हम जब ये कन्वर्जन करते हैं तो वो कन्वर्जन डायमेंशनल एनालिसिस से भी किया जा सकता है। देखो जो मैंने अभी एग्जांपल दिए कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या फिर ग्राम को किलोग्राम में करो, ये तो क्या है, बड़ी इजी सी चीजें हैं, तो हम आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर मैं कहूं कि फोर्स है, उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन और उसकी सीजीएस यूनिट होती है डीवाईएनई। अब तुम कन्वर्ट करो कि एक न्यूटन में कितने डीवाईएनईज होंगे, तो अब ये चीज तो हम नहीं कर सकते। तो जब इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं उस टाइम में हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट सिस्टम्स में से अगर यूनिट्स का कन्वर्जन करना है तो डायमेंशंस की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका पहला एप्लीकेशन। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का? दूसरा है टू चेक the correctness of the equations। कुछ इक्वेशंस होती हैं, उनकी करेक्टनेस को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से पता कर सकते हैं। जब एग्जांपल्स कराऊंगी तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रही हूं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे एप्लीकेशन की। थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का है टू डिराइव a relationship among different physical quantities। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर हम एक रिलेशन डिराइव करना चाहते हैं तो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। अभी जब मैं एप्लीकेशन लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी या फिर कुछ एग्जांपल्स दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि आखिर में मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रही हूँ। जैसे सबसे पहला वाला है कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब जो छोटी छोटी हमारे पास में कन्वर्जेंस है, सेंटीमीटर का मीटर में, ग्राम का किलोग्राम में, ये तो देखो बहुत इजी है, तुम लोग अपने आप ही कर सकते हो, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अब हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास में सबसे पहले है कि मुझे एक न्यूटन फोर्स में कितना डीवाईएनई होते हैं ये बताओ। अब डीवाईएनई क्या है?
DyNe is the unit CGS unit of force. तो हम यहाँ पे लिखते हैं N is what? N is Newton, that is SI unit of force. Then this is CGS unit of force. तो मतलब इन शॉर्ट हम क्या करना चाह रहे हैं, हम SI सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. मैं चाह रही हूं कि भाई 1 न्यूटन को अगर मैं कन्वर्ट करूं CGS सिस्टम में तो कितना आएगा, ये हमें बताना है यहाँ. तो देखो बहुत स्टार्टिंग में जब मैं तुम्हें फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा रही थी तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज Q इज इक्वल टू NU. Q stands for physical quantity, N stands for numerical value, U stands for unit. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था. इसी फॉर्मूले को हमने कुछ ऐसे भी लिखा था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड दिस इज लेंथ. तो लेंथ क्या हो गई, Q. 1 N1 लिख देते हैं हम, मीटर को U1 लिख दिया, 100 को N2 लिख दिया और सेंटीमीटर को U2 लिख दिया. तो इन शॉर्ट यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. ठीक है, ऐसा मान लेते हैं. अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पे मान लेते हैं इस वाले केस में कि जो N1 है वो किसके बराबर है, 1 के. U1 हमारा न्यूटन के बराबर है, N2 हमें फाइंड आउट करना है और U2 किसके बराबर है, वो DyNe के बराबर है. ठीक है, ऐसे हमने मान लिया. चलो तो यहाँ पे N1 तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है. U1 हमारा न्यूटन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच, DyNe. ये हमें पता करना है. अगर मुझे N2 फाइंड आउट करना है तो क्या इक्वेशन नंबर 1 से मुझे N2 के लिए कोई फॉर्मूला मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है. N2 के लिए फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, N1 U1 डिवाइड बाय U2 लिख सकते हैं हम ऐसा. तो N1 U1 डिवाइड बाय U2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर N2. अब N1 की वैल्यू तो यहाँ 1 है, तो क्या मैं इसको सिंपली U1 अपॉन U2 लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. अब U1 अपॉन U2 जब हमने लिख लिया तो U1 क्या है, U1 न्यूटन है और न्यूटन क्या है, SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट है. U2 क्या है, DyNe, दिस इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स. तो मतलब आखिर दोनों है तो फोर्स की ही यूनिट, और जो फोर्स है वो तो चाहे CGS सिस्टम लो चाहे SI सिस्टम लो वहां सेम ही रहेगा. और जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी चाहे तुम कोई सा भी सिस्टम ले लो वो तो सेम ही रहना है. तो हमने कहा हम यहाँ यूनिट 1 किसकी है, फोर्स की है. तो हम इसमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं MLT-2 डिवाइड बाय U2. U2 में भी फॉर्मूला क्या आएगा, MLT-2. डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम फॉर बोथ, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया. अब आप एक बात बताइए, जब हम SI सिस्टम की बात करते हैं तो मास हम किसके अंदर लेते हैं, मास हम kg में लेते हैं, लेंथ हम मीटर में लेते हैं और टाइम हम सेकंड में लेते हैं. दिस इज हाउ वी टेक. लेकिन CGS सिस्टम में हम किलोग्राम ग्राम में लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर में और सेकंड हमारा इसी में रहता है. तो सेकंड से तो सेकंड कट गया. कन्वर्जन किसका करना है, कन्वर्जन न्यूटन का करना है DyNe में, मतलब SI सिस्टम को कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में. तो क्या अब तुम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना जानते हो, क्या तुम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जानते हो, तो अब इजी हो गया हमारे लिए कन्वर्जन करना. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं. अगर मेरे पास में किलोग्राम है, मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या मुझे 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा. अगर मीटर है मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा. डिवाइड बाय ग्राम एंड सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल. क्या बच गया हमारे पास में, हमारे पास बच गया 10⁵. क्या यही हम चाहते थे. तो N2 कितना आ गया, N2 इज 10⁵. तो हम यहाँ पे जो हमारा फिल इन द ब्लैंक है इसको फिल कर देते हैं, दिस इज 10⁵. तो दिस इज हाउ बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस कैन बी डन. ठीक है,
चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे ताकि चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, वी हैव टेकन 1 जूल ऑफ एनर्जी, और इस 1 जूल को अगेन हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सीजीएस में जो एनर्जी की यूनिट है दैट इज ईआरजी, अर्ग कह सकते हैं। तो ईआरजी में कन्वर्ट करना है किसको, जूल्स को, हमें 1 जूल दे रखा है। सेम टू सेम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करने जा रहे हैं हम लोग। फिर से Q इज इक्वल टू N1 U1, दिस इज इक्वल टू N2 U2। हमें N1 कितना दे रखा है 1, U1 क्या है जूल, जूल किसमें है SI सिस्टम में, N2 हमें पता करना है, U2 हमारे पास क्या है, U2 इज अर्ग दैट इज सीजीएस सिस्टम। ये इतनी चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किसके लिए करना है, सॉल्व हमें करना है U2 के, N2 के लिए। तो N2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट विल बी N1 U1 डिवाइड बाय U2। अब N1 की वैल्यू तो 1 है, तो हम इसको सिंपली U1 अपॉन U2 लिख देते हैं। U1 अपॉन U2 लिखा, दोनों एनर्जी है, एनर्जी है मतलब एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, याद करो, एनर्जी का फॉर्मूला mL2T माइनस 2 डिवाइड बाय mL2T माइनस 2। एनर्जी का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो M तो M हो गया, C स्क्वायर, C मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, LT माइनस 1, तो L स्क्वायर T माइनस 2। तो दिस इज हाउ वी हैव रिटन द फॉर्मूला। अच्छा, U1 क्या हमारा SI सिस्टम है, U2 CGS सिस्टम है, तो कन्वर्ट करते हैं। SI सिस्टम में मास किलोग्राम में होता है, लेंथ मीटर में होती है और टाइम सेकंड में होता है, डिवाइड बाय जो CGS सिस्टम है उसके अंदर मास विल बी इन ग्राम, लेंथ विल बी इन सेंटीमीटर एंड टाइम विल बी इन सेकंड। तो सेकंड तो दोनों में सेम है, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब हमें कन्वर्ट किसको करना है, SI सिस्टम को CGS में कन्वर्ट करना है। तो जो भी SI वाली वैल्यूज हैं इनको क्या कर देते हैं, इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बिकम N2 इज इक्वल टू, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1000 ग्राम, फिर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो 100 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये 10 की पावर 4 आएगी। 100 का स्क्वायर करने पे तो 10 की पावर 4 लिख देती हूं मैं यहाँ पे, 10 की पावर 4 3 ये, तो 10 की पावर 7, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। N2 कितना आ गया, 10 टू द पावर 7। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। दिस इज द प्रोसीजर, कुछ इस तरीके से इनको चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन। अब यहाँ पे बहुत सारी होंगी हमारे पास में यूनिट्स जिनको आपको चेंज करना होगा। तो जो आपको मॉड्यूल मिला है, जो आपको बुक मिली हुई है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। वहाँ पे कन्वर्जन्स भी है बहुत सारे, और जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है उनके पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के जो वीडियोस हैं वो भी ऐप पे प्रेजेंट है। तो वहाँ पे हम इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी बस मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, ये हो चुका है हमारा। अब हम कर रहे हैं चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दी हुई है, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये हम यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस से पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, देखो अगेन आई एम टेकिंग द इक्वेशंस जो
तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी है, उसके बाद कुछ और प्रैक्टिस के लिए कुछ और इक्वेशंस लूंगी, बट अभी मैं ट्राई कर रही हूं कि मैं सिर्फ वही इक्वेशंस, वही फॉर्मूलाज यूज करूं जो तुम ऑलरेडी जानते हो। कुछ नए फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस करना मैं अवॉइड कर रही हूं। एक दो की जहां जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, बट मोस्टली फॉर्मूलाज वही रखना चाह रही हूं जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तुमने क्लास 9th में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, जिसमें पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दीज आर दी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक बार मैं बता देती हूँ पैरामीटर्स तुम्हें कौन से क्या क्या हैं, अगर तुम भूल गए हो क्लास 9th का। तो v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, here a stands for acceleration, acceleration, t stands for time, and s stands for displacement, s stands for displacement। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ पैरामीटर्स है जो दिए हुए हैं। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दीज इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ये हमें पता करना है। तो डायमेंशनल करेक्टनेस पता करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। यहाँ पे इक्वेशन 1 है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल टी माइनस 1। दिस शुड बी इक्वल टू यू, u is initial velocity, again the formula for velocity, plus acceleration, a stands for acceleration, acceleration का formula क्या होता है? lt minus 2 into time, time का formula is t। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? lt minus 1 plus lt, अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस 2 है, तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। एंड हियर वी हैव lt माइनस 1। क्या तुम्हें LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया? क्या हमें LHS किस में मिल गया? RHS में। तो अब यहाँ पे भी LT माइनस 1, यहाँ LT माइनस 1, यहाँ LT माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख रखी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो कैसी है? दैट इज अ करेक्ट इक्वेशन, वो गलत इक्वेशन नहीं है। ठीक है, हो जाएगा ये वाली चीज। अब कई बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम हम इन दोनों को ऐड क्यों नहीं कर रहे, मतलब जो ये LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 आया, इनका एडिशन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी तो ऐड होनी चाहिए थी। तो देखो बेटा, इसका कारण ये है कि तुम फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हो, तुम वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड कर सकते हो, तुम एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन को ऐड कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके अंदर हो सकता है? जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। लेकिन तुम कभी भी फोर्स में से वेलोसिटी माइनस कैसे कर सकते हो? 10 न्यूटन में से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम प्लस कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उनका एडिशन पॉसिबल है, उनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पॉसिबल होता है, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। हम लेंथ में से लेंथ को ही माइनस करेंगे, 20 मीटर में से 10 मीटर ही माइनस होगा और फिर बचेगा 10 मीटर। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास में 10 न्यूटन का फोर्स है और उसमें से 5 मीटर लेंथ को माइनस कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए सेम फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी? दे कैन ईदर बी मल्टीप्लाइड और दे कैन बी डिवाइडेड। तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो बीच में प्लस आ रहा है, इस वाले प्लस को हम दोनों को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम है, तो अलग अलग हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज है, तो वो दोनों ऐड नहीं हो सकती है। चलो, तो हमारी पहली इक्वेशन तो यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू RHS।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और देखते हैं कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज एल। फिर आया यू टी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन इनटू टाइम, तो हम टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 1/2। अब ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था डायमेंशनल एनालिसिस में जो कांस्टेंट्स है उन कांस्टेंट्स को हम लोग बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, उनका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को हम कंसीडर करेंगे, तो इसलिए 1/2 को तुम एलिमिनेट यहाँ कर सकते हो। देन देयर कम्स एसिलरेशन, एसिलरेशन का फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू एंड देयर कम्स द टी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं अगर इनको आगे हम, तो क्या आ जाएगा, दिस इज एल, अब ये -1 ये +1, तो टी तो कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे भी देखो -2 + 2, तो अगेन टी कैंसिल हो गया, और हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गया आरएचएस के बराबर। It means the second equation of motion is also dimensionally correct. So this is how we find out the dimensional correctness of the equations. तो ये दूसरा एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। चलो अब तीसरी वाली इक्वेशन है, उसको भी जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो 2as इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 तो फिर से कांस्टेंट है तो इसको कंसीडर नहीं कर रहे। A stands for acceleration, that is LT minus 2. S stands for displacement, that is L. This should be equal to V square. V का मतलब हो गया LT minus 1 square minus LT minus 1 का square. एक बार देखते हैं क्या आता है, ये L है ये L है, तो L square T minus 2, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड मिला। अब राइट हैंड साइड देखो, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस इज L square T minus 2 माइनस L square T minus 2। क्या हमें अगेन लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर मिल गया, राइट हैंड साइड के बराबर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे पास में कोई भी इक्वेशन है तो हम उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि आखिर वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अगर आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो मैं लिखवा देती हूँ, यू कैन ट्राई दैम। क्वेश्चन जैसे पहली इक्वेशन हम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ले लेते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अभी कर लोगे, 2 मिनट लगेगी इसमें। तो एक इक्वेशन में तुम्हें दे देती हूँ, T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G। अब इसमें बता देती हूँ क्या चीज क्या है, T इज टाइम पीरियड, T is time period, L is length, and G is acceleration due to gravity. You have to find out acceleration due to gravity. आपको पता करना है whether these two equations are dimensionally correct or not. अभी जो मैंने बताया है मेथड, उसी की हेल्प से तुम पता करोगे कि आखिर ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम सीधा चलते हैं हमारे थर्ड एप्लीकेशन पे। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड एप्लीकेशन है कि हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है और हमें बोला है कि यू डिराइव अ रिलेशनशिप अमंग देम, तो हमें वो रिलेशनशिप निकालना है। तो नाउ वी आर फाइंडिंग द थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू डिराइव द रिलेशनशिप among different physical क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनके बीच में हमें रिलेशनशिप पता करना है। कैसे पता करेंगे, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है, कुछ इस तरीके का सिंपल पेंडुलम होता है। अगर फिजिक्स की लैब में जाओगे तुम लोग अब क्लास में, तो वहां पे देखोगे कि पेंडुलम इस तरीके से है।
ये जो पेंडुलम है इसकी जो हमने लेंथ ले रखी है वो L है, इस पे नीचे जो एक्सीलरेशन लग रहा है, फोर्स लग रहा है वो कितना है, mg फोर्स है, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो g के बराबर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो ये पेंडुलम है उसका मास हम ले लेते हैं m के बराबर, तो दिस इज द मास। ठीक, हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर टाइम जो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एक तो मास ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, दूसरा लेंथ, और तीसरा जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, इन तीन चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है। तो आप बताओ कि आखिर इन तीनों में रिलेशन क्या है। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला बताना है जिसके अंदर ये 4 पैरामीटर्स आते हैं। हमें तो सिंपली दे दिया कि ये जो टाइम पीरियड है किस किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा लेंथ पे, मास पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है, अब तुम बताओ फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो हम अब फॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि आखिर इनसे फॉर्मूला कैसे बनता है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जो टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ml और g पे डिपेंड कर रहा है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k लगा देते हैं, mlg। अब कांस्टेंट k लगाना जरूरी है क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में तो कांस्टेंट k की कोई वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है किसी फॉर्मूले में कांस्टेंट हो सकता है नहीं भी हो, नहीं होगा तो k 1 के बराबर आ जाएगा, और अगर होगा कोई वैल्यू तो फिर हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जो ये हमारा टाइम पीरियड है वो कैसे वेरी करेगा, उसमें मास की हम फॉर एग्जांपल पावर ले लेते हैं a, लेंथ की पावर ले लेते हैं b, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर ले लेते हैं c। कुछ इस तरीके से ये डिपेंड कर रहा है। एक बार पूरा होने दो तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे अभी बहुत इनिशियली है तो हो सकता है तुम कनेक्ट नहीं कर पाओ एकदम से, बट जब कंप्लीट हो जाएगा देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम क्यों कर रहे थे ऐसा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करते हैं। टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू टी। ठीक है, अगर इसे पूरा पूरा लिखा जाए तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, मास 0, L 0 और t की पावर 1। क्या ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा टाइम पीरियड का, t का? तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला t का आ गया। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू k कांस्टेंट, m है तो मास m, पावर कितनी a, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L, पावर कितनी b, देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 2, और ऊपर क्या आ गई, पावर c के बराबर पावर आ गई। अब मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले जो सेकंड एप्लीकेशन बताया था, वो सेकंड एप्लीकेशन ये था कि अगर कोई भी इक्वेशन करेक्ट है तो जो उसका लेफ्ट हैंड साइड है उसके डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस सेम होंगे, वो अलग अलग नहीं हो सकते। ऐसा अभी हम प्रूव करके आए। तो अगर ये फॉर्मूला भी हमने सही लिखा है, इसका मतलब जो LHS के डायमेंशंस है वो किसके बराबर होने चाहिए, वो RHS के डायमेंशंस के बराबर होने चाहिए। तो हम इसको उसके लिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। चलो अब सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो दिस इज m0 L0 t की पावर 1, दिस शुड बी इक्वल टू k कांस्टेंट। अब देखो m यहाँ पे पावर a ही है तो m की पावर a, अब l की पावर एक b है और एक l की पावर c है, तो हम इसे लिख सकते हैं b प्लस c। अब t देखते हैं, t की पावर कितनी है, t की पावर है -2c, ये हमारे पास में आया। since we know that LHS should be equal to, LHS में जो भी हमारे पास डायमेंशंस है वो किसके बराबर होने चाहिए, RHS के बराबर। तो m की पावर अगर a है तो यहाँ पे भी m की पावर 0, तो मतलब a किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। b प्लस c ये किसके बराबर आना चाहिए, ये भी 0 के बराबर। और जो -2c है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं, यहां से हम डिड्यूस कर पा रहे हैं कि m की पावर तो क्या होगी, 0 के बराबर। और अगर हम
इसको सॉल्व करें तो b किसके बराबर आ रहा है, माइनस सी के बराबर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 b प्लस सी 0, तो b किसके बराबर, माइनस सी के बराबर। माइनस 2c किसके बराबर है, 1 के, तो यहां से c कितना आ जाएगा, -1/2। अगर c -1/2 है तो क्या b 1/2 के बराबर होगा। तो क्या हमें एबीसी की वैल्यू पता चल गई। एबीसी हमें क्या मिले, ए की वैल्यू हमें मिली 0, बी हमें मिला 1/2 और सी हमें मिला -1/2। तो अब हम इस फॉर्मूले में एबीसी की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला हमें पता चलता है। वैल्यू रख देते हैं हम, ठीक है, तो यहां पे वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू के एम की पावर ए, तो एम की पावर ए तो 0 हो गई, एल की पावर बी, बी कितना है 1/2 के बराबर, और जी की पावर सी, सी है -1/2 के बराबर। ठीक है, ये हमें मिला। इसे थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो क्या ये के एम की पावर 0 मतलब 1 हो गया, एल की पावर 1/2, तो क्या हम इसे एल रूट लिख सकते हैं। फिर g की पावर -1/2, तो क्या हम g को ऐसे 1 ऐसे लिखेंगे। अगर हम फॉर्मूला निकालें तो क्या ये के एल अपॉन जी का रूट, ऐसा फॉर्मूला हमें मिल गया बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। और यही फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का। तुम जब ये अपने ऑसिलेशंस और वेव्स वाला चैप्टर पढ़ोगे बुक नंबर 2 का, तो वहां पे हम लोग ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ेंगे, t इज इक्वल टू 2πl अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला हमने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से निकाला कि टाइम पीरियड मास, लेंथ और जी पे डिपेंड करता है। सिर्फ हमें इतना ही पता था, लेकिन हमने क्योंकि पता है कि LHS जो है वो RHS के बराबर होगा, तो डायमेंशंस को इक्वेट किया तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिल गया, T इज इक्वल टू के एल बाय जी मिल गया। तो दीज आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, होमवर्क में आप लोग जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए गए हैं वो करेंगे, नहीं समझ में आएगा यू विल टेक्स्ट मी, हम उनका, या फिर जो भी ऑलरेडी ऐप पे वीडियो सॉल्यूशंस है उन मॉड्यूल के चेक पॉइंट्स के, उनको आप देख के समझेंगे। चलो, लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार क्विकली रिमाइंड करवा देती हूँ, आईपीए इंस्टीट्यूट पे अभी 3 बैचेस चल रहे हैं, सक्षम बैच, द्रोणा बैच एंड अटल बैच। सक्षम बैच है क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, द्रोणा इज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स और अटल बैच ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स में इंक्लूड होंगे, तो आप लोगों को इन बैचेज में जो भी प्राइस यहाँ पे मेंशन्ड है उसमें 50% ऑफ मिलने वाला है। तो इफ यू आर विलिंग टू एनरोल फॉर दी कोर्सेज, तो यहाँ पे एक QR कोड दिया हुआ है, अगर आप इसे स्कैन करेंगे तो ये QR कोड आपको आईपीए इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पे डायरेक्ट करेगा, तो आप आईपीए के ऐप पे जाके वहां से इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप आईपीए की वेबसाइट पे जाके वहां से भी डायरेक्टली कोर्सेज में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।